इस वीडियो में दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर के लिए थर्ड पेपर का सेकंड यूनिट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा ताकि आप जान पाएं सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और इस थर्ड पेपर के बाकी यूनिट्स को देखने के लिए आपको सिंपली लोकमी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट में आपको यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से आप सभी यूनिट एक साथ देख पाएंगे। और दोस्तों सेकंड यूनिट का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। थोड़ा सा अंदाजा आप लगा पा रहे हैं कि सूक्ष्म चीज़ें यहाँ पर हो रही है, एक एक छोटे टॉपिक को क्लियर करवाया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट बात करी जा रही है। तो किसी छोटे समूह को बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो शिक्षक के द्वारा एक टॉपिक को छोटे छोटे बिंदुओं में बांटते हुए कंप्लीट वहाँ पर सिखाना और कम समय में सिखाना, कम विषय वस्तु का शिक्षण कराना, इस तरह से आप सूक्ष्म शिक्षण को समझ सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं कि शिक्षण अभ्यास को प्रभावी बनाने हेतु उपयोग अथवा सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग क्या क्या हैं। तो देखिए पहला उपयोग है सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग से अध्यापक भी व्यावसायिक परिपक्वता ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है सेवाकालीन प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग हो सकता है। सेवाकालीन शिक्षकों की आदत बन चुकी गलत विधियों में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण बहुत सहायक होते हैं। तीसरा बिंदु है अध्यापन कार्य में अध्यापक निरंतर सीखता और अनुभव ग्रहण करता रहता है। अध्यापक की शिक्षण कला में और सुधार लाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण बहुत सहायक होता है। चौथा बिंदु आता है स्व मूल्यांकन की सूक्ष्म शिक्षण विधि से संभव होता है। शिक्षक टेप रिकॉर्डर या वीडियो टेप की सहायता से अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। पांचवा बिंदु है टेप रिकॉर्डर द्वारा वीडियो या टेप पर आदर्श पाठों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो पाठ कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ाए गए हैं उनको वीडियो या फिर ऑडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके वो उसको सुन सकता है, उसमें अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार सकता है। उसके बाद में छठा बिंदु है छात्र अध्यापकों का निरीक्षण अधिक वस्तुनिष्ठ हो सकता है। सातवां बिंदु है इस विधि द्वारा सिद्धांत और व्यवहार का एकीकरण संभव होता है। आठवां बिंदु है सूक्ष्म शिक्षण विधि अनुसंधान का साधन है। इस विधि से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर कई तरह के अनुसंधान हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कुल 8 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं सूक्ष्म शिक्षण में। और इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल से आप क्या समझते हैं, शिक्षण में इसके महत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, किसी घटना, क्रिया अथवा व्यवहार के फलस्वरूप किसी प्राणी के व्यवहार में कोई जो प्रतिक्रिया होती है, ऐसी घटना, क्रिया अथवा व्यवहार उद्दीपन कहलाता है। उदाहरणार्थ बालक के लिए मिठाई एक उद्दीपन है जिसे देखकर उसे प्राप्त करने हेतु उसके द्वारा किया गया प्रयत्न उसका नवीन व्यवहार या प्रतिक्रिया है। उद्दीपन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें उसकी निम्नलिखित परिभाषा का अध्ययन भी करना होगा। तो देखिए टेबर, ग्लेशर और शेफर के अनुसार परिभाषा दी गई है कि कोई भी परिस्थिति, घटना अथवा वातावरण में परिवर्तन से यदि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे उद्दीपन कहते हैं। शिक्षण अधिगम क्रिया में उद्दीपन को भी एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। अध्यापक द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रियाओं अथवा व्यवहारों में परिवर्तन होते रहना आवश्यक है। यदि वह कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान हमेशा एक सी क्रिया करता रहता है तो छात्रों को मानसिक थकान होने लगती है और अधिगम में उनकी रुचि नहीं लगती है। अतः शिक्षक द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रिया में परिवर्तन अथवा भिन्नता होते रहना आवश्यक है। शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण के समय की जाने वाली क्रिया अथवा व्यवहार की छात्रों के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। उद्दीपन में परिवर्तन लाने का कौशल शिक्षण को अधिक प्रभावी व सरस तथा अधिगम को सरल बनाता है। इसके बाद में बात करते हैं उद्दीपन भिन्नता के कौशल का प्रयोग। तो पहला कार्य देखिए, कक्षा में घूमना या अंग चालन। तो कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय 3 स्थितियों में खड़ा रह सकता है। प्रथम स्थिति में वह एक ही जगह पर खड़ा रहकर शिक्षण कार्य करता है, कक्षा में वह बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घूमता। दूसरी स्थिति में वह शिक्षण कार्य की जो प्रत्येक अवस्था है, कथन, प्रश्नोत्तर आदि में कक्षा में बिना बात ही इधर उधर टहलता रहता है। तीसरी स्थिति में शिक्षक आवश्यकता अनुसार कक्षा में घूमता है, आवश्यकता अनुसार श्याम पट की ओर जाता है, छात्रों का निरीक्षण करता है, अपनी थकान दूर करने के उद्देश्य से टेबल के इर्द गिर्द अपना स्थान कभी कभी बदलता रहता है। तीनों स्थितियों में तृतीय स्थिति ही श्रेष्ठ है क्योंकि प्रथम स्थिति में ही एक ही स्थान पर खड़े होने से शिक्षक को भी थकान होती है तथा छात्र भी मानसिक रूप से थकान अनुभव करते हैं। द्वितीय स्थिति में शिक्षक के बिना बात इधर उधर घूमने से छात्रों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। अध्यापक का स्वोद्देश्य ही कक्षा में घूमना लाभप्रद रहता है। तो इस तरह से ये जो आपको पहला बिंदु ध्यान रखना है, पहला कार्य ध्यान रखना है। दूसरा कार्य की बात करते हैं हाव भाव। हाव भाव है यहाँ पर दोस्तों कक्षा में विषय वस्तु करने के साथ साथ उनके अनुरूप हाव भाव में परिवर्तन करना भी शिक्षक को प्रभावशाली बनाता है। ये हाव भाव सिर, हाथ आदि के हिलाने के माध्यम से प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों को स्पष्ट करते समय टेबल पर हाथ मारना, विद्यार्थी के द्वारा उत्तर देने पर सिर अथवा हाथ से मौन स्वीकृति देना आदि हम कर सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है वाणी में उतार चढ़ाव। शिक्षक विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार अपने शिक्षण के दौरान अपनी वाणी में उतार चढ़ाव करके शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। उदाहरणार्थ, करुण रस की अभिव्यक्ति करते समय आवाज धीमी एवं दर्द भरी राष्ट्रभक्ति की बात का शिक्षण करते समय आवाज को जोशपूर्ण एवं बुलंद बनाने पर शिक्षक जो है अधिक प्रभावशाली होता है। चौथा कार्य है ध्यान केंद्रित करना। कई बार शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों का ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करना चाहता है। इस हेतु वह बोलकर कह सकता है, जैसे विज्ञान में कोई प्रयोग करते समय छात्रों को कहता है आप लोग इधर देखें। ध्यान केंद्रित करने हेतु कई इशारे का भी प्रयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, भारत का मानचित्र दिखा करके वह इशारों में इसके पड़ोसी देशों के नाम पूछता है। कभी कभी अध्यापक इसके लिए मौखिक एवं इशारों दोनों के मिश्रण का प्रयोग करता है, जैसे कोई मॉडल दिखाते हुए उसकी ओर इशारा करने के साथ साथ कहे इस मॉडल को ध्यान से देखो। तो इस तरह से भी कार्य होता है। पांचवा कार्य है मौन रह करके। कई बार अध्यापक लगातार प्रश्न पूछता जाता है और चाहता है कि छात्र इसके प्रश्नों के उत्तर तुरंत दें, जो छात्रों की दृष्टि से उचित नहीं है। प्रश्न पूछने के पश्चात अध्यापक को कुछ क्षण छात्र के सोचने के लिए देने चाहिए, जिससे छात्र सोच करके उसका सही एवं उचित उत्तर दे सके। इसके लिए छात्र मानसिक थकान अनुभव न करके अधिक समय तक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। छठा कार्य है अंतःक्रिया वाणी में विविधता। तो कक्षा शिक्षण में अंतःक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है, अध्यापक तथा कक्षा समूह के बीच। इसमें अध्यापक कक्षा में सभी समूहों के समक्ष प्रश्न रखता है तथा कई विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। इससे पूरी कक्षा सक्रिय रहती है। अध्यापक तथा एक विद्यार्थी के बीच कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि अध्यापक और एक विद्यार्थी के मध्य वार्तालाप चलता रहता है। यह स्थिति छात्र द्वारा प्रश्न का अधूरा उत्तर देने पर बनती है। ऐसे में अध्यापक छात्र से पूरक प्रश्नों के माध्यम से मुख्य प्रश्न का उत्तर निकलवाता है विद्यार्थी के मध्य। कक्षा में शिक्षण कार्य में सरसता रखने के लिए अंतःक्रिया की तीनों स्थितियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करते रहना चाहिए। इसके बाद में 7वां कार्य है शाब्दिक अशाब्दिक माध्यमों का संक्रमण। इसमें देखिए, अध्यापक कक्षा में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आवश्यकतानुसार 2 प्रकार से करता है। शाब्दिक मौखिक व्याख्या, चित्रण, मॉडल, रेखाचित्र आदि का प्रदर्शन भावी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु की व्याख्या भी की जाए और संभवतः एवं आवश्यकतानुसार इसे चित्र, मानचित्र, मॉडल आदि के रूप में प्रदर्शित भी किया जाए। उदाहरणार्थ, ऑक्सीजन बनाने की विधि के शिक्षण हेतु पहले उसे मौखिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए और फिर उपकरणों की सहायता से उसे छात्रों के समक्ष बना करके बताना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये 7 कार्य भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है श्यामपट्ट लेखन कौशल पर संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको लिखना है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान स्थायी बनाने की दृष्टि से प्रकरण निकलने के कार्य तथा पुनरावृत्ति तक श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखता है उसे श्यामपट्ट लेखन के नाम से जाना जाता है। शिक्षण में श्यामपट्ट का महत्व इस प्रकार से है। तो पहला है सस्ता उपकरण है। शिक्षण में काम आने वाली सामग्रियों में यह एक सस्ता उपकरण है। इसकी लागत ज़्यादा नहीं होने के कारण किसी भी विद्यालय में इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, या फिर हम कहें कि सभी विद्यालयों में इसका उपयोग लाया जाता है। प्रयोग में आसानी। शिक्षण में अन्य बहुत से उपकरणों को चयन करके उन्हें एकत्रित करने का जो उनका प्रयोग है इत्यादि में शिक्षण को पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है, परंतु श्यामपट्ट लेखन से शिक्षण को बहुत ही आसानी रहती है। पाठ के मुख्य तत्वों का ज्ञान होता है। इसके बाद में देखिए तीसरा बिंदु अच्छा हस्तलेख यहाँ पर हो पाता है। श्यामपट्ट के माध्यम से छात्रों को लेखन सुधार में सुविधा रहती है, क्योंकि इस पर शिक्षक स्वयं अच्छा एवं स्वच्छ लेख लिख करके बालकों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके बाद में चौथा बिंदु है वाद विवाद की सुविधा। श्यामपट्ट पर पाठ्य वस्तु के आवश्यक तथ्य, वाक्य या प्रकरण को लिख करके उनके संबंध को वाद विवाद या विचार विनिमय करने में बहुत ही सरलता होती है। पांचवा बिंदु है कि विज्ञान तथा आर्ट के लिए आवश्यक है। श्यामपट्ट गणित, विज्ञान तथा आर्ट के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना श्यामपट्ट पर चित्र बनाए छात्र उस बात को भली भांति समझ नहीं पाते हैं। और इसके बाद में छठा बिंदु आप देख पा रहे हैं कि नेत्रेंद्रिय ज्ञानार्जन का अवसर। बालक की श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय को क्रियाशील बनाए रखने के लिए श्यामपट्ट लेखन उपयुक्त कार्य है। उसकी आंखों को और कानों को यहाँ पर बात हो रही है। श्यामपट्ट का प्रयोग करने से ध्यान से सुनने के साथ साथ ध्यान से देखने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है, जिससे कि बालकों को कठिन से कठिन विषय सरलता से समझ में आ जाता है। इससे ज्ञानार्जन बढ़ता है और शिक्षण रोचक बन जाता है। इसके बाद में बात करते हैं 7वां बिंदु। देखिए, कठिन स्थानों की जो व्याख्या है
जो स्थल मौखिक रूप से शिक्षकों द्वारा समझाना तथा विद्यार्थियों द्वारा समझना कठिन हो जाता है, ऐसे बिंदु को श्यामपट्ट द्वारा उन स्थानों की व्याख्या चित्र बना करके, रेखा चित्र अंकित करके, तालिका बनाकर, कुछ शब्दों को बनाकर या कुछ शब्दों को लिख करके आसानी से की जा सकती है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रसंगों पर भी ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको श्यामपट्ट के अंतर्गत ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि फ्लैंडर्स की 10 वर्ग परिविधि से आप क्या समझते हैं, विस्तार से इसका विवेचन कीजिए। तो शिक्षक व्यवहार का अर्थ हम इसमें पहले जानते हैं। तो कक्षा में अध्यापक विषय वस्तु से संबंधित छात्रों में जो विभिन्न क्रियाओं द्वारा बातचीत करता है उसे शिक्षक व्यवहार कहा जाता है। जैसे विषय से संबंधित भाषण देना, बच्चों से प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट पर लिखना, कभी सहायक सामग्री का प्रयोग करना, अनुशासन बनाए रखने के लिए डांटना, प्रोत्साहन देना इत्यादि क्रियाएं इसमें आती है। ये सभी क्रियाएं शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत आती है। मैकनर्जेंसी और कॉर्नर ने शिक्षक व्यवहार को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। क्या लिखा है देखिए, शिक्षक जो है व्यवहार शिक्षक की विशेषताओं, उनके परिवेश और उनके संपादित किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। ये लाइन में भी आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में रियान ने क्या लिखा है, शिक्षक व्यवहार उन व्यक्तियों के व्यवहार या क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वे करते हैं, जिन क्रियाओं की आशा शिक्षकों से की जाती है, विशेषकर ऐसी क्रियाएं जो क्रियाओं को सीखने के लिए निर्देशन या मार्गदर्शन से संबंधित है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष पर कुछ पहुंचते हैं कि शिक्षक व्यवहार में कक्षा में अध्यापक के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं आती हैं जो सीखने के लिए मार्गदर्शन देती हैं और निर्देशन भी देती हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण के लिए फ्लैंडर्स का नाम अधिक प्रसिद्ध है। फ्लैंडर्स ने 1950 में इस विधि का निर्माण जो है शिक्षक प्रभाव और छात्र निष्पत्ति के शोध के लिए किया था। यह प्रविधि विशेष रूप से कक्षा के शाब्दिक व्यवहार तथा कक्षागत संप्रेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है। शिक्षक तथा छात्रों के मध्य असाध्य व्यवहारों की अपेक्षा शाब्दिक व्यवहारों की प्रधानता रहती है। फ्लैंडर्स की यह अवधारणा है कि कक्षा का शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा का व्यवहार जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है। इसके बाद में आगे देखिए, फ्लैंडर्स ने अपने सहयोगियों के साथ मिनेसोटा विश्वविद्यालय में 1955-60 इस वर्ग में परिविधि का विकास किया। इस परिविधि की सहायता से 3 सेकंड तथा इससे भी कम समय में होने वाली घटना का भी निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। यह एक वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक निरीक्षण परिविधि मानी जाती है। इस वर्ग परिविधि की मुख्य विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सोपक्रम या अनुक्रिया का निरीक्षण करना है। आधारभूत धारणाएं अब हम जानते हैं। तो देखिए, फ्लैंडर्स की 10 वर्ग परिविधि की अधोलिखित आधारभूत धारणाएं निम्न हैं। तो देखिए, पहली धारणा है सामान्य कक्षा शिक्षण में शाब्दिक व्यवहार की प्रधानता होती है। अधिकांश समय में कक्षा में कोई कोई बोलता है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है, यद्यपि कक्षा में शाब्दिक व्यवहार के साथ अशाब्दिक व्यवहार भी होता है, परंतु शाब्दिक व्यवहार का विश्वसनीयता के साथ में निरीक्षण किया जा सकता है तथा यह कक्षा के संपूर्ण व्यवहार का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है, छात्रों पर शिक्षक का प्रभाव अधिक होता है। छात्र व्यवहार शिक्षक व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद में चौथा बिंदु है, विशेष रूप में शिक्षक का कक्षागत व्यवहार जो है छात्रों को अधिक प्रभावित करता है। पांचवा बिंदु हम देखते हैं कि शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक छात्र के मध्य का संबंध एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। कक्षा का प्रजातांत्रिक जो वातावरण है छात्रों के उच्च स्तरीय निष्पत्तियों को प्रोत्साहित करता है। सातवां बिंदु है, शिक्षक के प्रजातांत्रिक व्यवहार को छात्र अधिक पसंद करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आठवां बिंदु है कि अधिगम की प्रक्रिया में कक्षा का वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है। नौवां बिंदु है, शिक्षक के कक्षागत शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में किया जा सकता है। 10वां बिंदु है, इस प्रविधि को शिक्षक व्यवहार के सुधार और परिवर्तन में पृष्ठ पोषण प्रविधि के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं फ्लैंडर्स की 10 वर्ग परिविधि की कुछ वर्गीकरण को लेकर के। तो फ्लैंडर्स ने इस परिविधि में कक्षा में होने वाले सभी शाब्दिक व्यवहारों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इन सभी क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली क्रिया है शिक्षक कथन और दूसरी है छात्र कथन। एक तीसरा प्रकार भी है जिसमें ये दोनों प्रकार नहीं है, जिसे मौन या विभ्रांति कहते हैं। पहले हम जानते हैं शिक्षक कथन के बारे में। तो इसमें उन सभी शाब्दिक व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक सोपक्रम तथा अनुक्रिया द्वारा संपादित किए जाते हैं। फ्लैंडर्स ने शिक्षक कथन को 2 भागों में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत। वर्गीकरण को कक्षा में स्वतंत्रता देने का अधिकार किया गया। प्रत्यक्ष व्यवहार में शिक्षक छात्रों को कम स्वतंत्रता देता है और स्वयं क्रियाशील रहता है, जबकि अप्रत्यक्ष व्यवहार में शिक्षक छात्रों को अधिक स्वतंत्रता देता है। छात्र कक्षा में अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यवहारों को भी वर्गों में विभाजित किया गया है। अप्रत्यक्ष व्यवहार की हम बात करते हैं तो इसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग, छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना।
द्वितीय वर्ग प्रशंसा तथा प्रोत्साहित करना। तीसरा वर्ग है छात्रों के विचारों को स्वीकार करना और अपने भाषण में प्रयुक्त करना तथा चतुर्थ वर्ग है प्रश्न पूछना। इसके बाद में प्रत्यक्ष व्यवहार के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पंचम वर्ग व्याख्यान देना, षष्ठम वर्ग निर्देशन देना और सातवां वर्ग है आलोचना करना या अधिकार दिखाना। इसके बाद में शिक्षक की वे सभी अनुक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के व्यवहार को अनुक्रिया से प्रोत्साहित करती है, जैसे छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, प्रशंसा करना, छात्रों के विचारों को अपने व्याख्यान में प्रयुक्त करना, प्रश्न पूछना आदि। वर्ग 1 छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना। इस वर्ग में शिक्षक की वे सभी अनुक्रियाएं आती हैं जिसमें छात्रों की अनुभूतियों को स्वीकार किया जाता है। शिक्षक यह मानता है कि छात्रों को इस प्रकार की भावनाएं रखने तथा कक्षा में अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इस वर्ग में वे कथन भी आते हैं जो भूतकालीन भावनाओं का प्रत्यास्मरण कराते हैं, चाहे उन्हें प्रत्यास्मरण करने से सुख की अनुभूति हो अथवा दुख की, बट उन्हें करना है तो करना है। इसके बाद में बात करते हैं वर्ग सेकंड की, प्रशंसा करना व प्रोत्साहित करना। प्रशंसा करना और प्रोत्साहन में छात्र व्यवहार तथा कार्य की स्वीकृति के लिए कथन भी सम्मिलित होते हैं। साधारणतः प्रशंसा के लिए अच्छा, ठीक, सुंदर, शाबाश आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। कई बार शिक्षक शाब्दिक प्रशंसा या स्वीकृति प्रदान न करके अशाब्दिक अनुक्रिया से प्रोत्साहित करता है, जैसे गर्दन को हिलाना, हूँ की आवाज़ निकालना। अनुक्रिया की स्वीकृति और प्रशंसा से प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों की अपेक्षित कार्यों के लिए शिक्षक प्रोत्साहन करने के लिए यह शब्द भी प्रयुक्त करता है, जारी रखो, आगे बढ़ो और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करो। इस प्रकार छात्रों में तनाव कम होता है और अनुक्रिया तथा व्यवहार करने के लिए उत्साह बढ़ता है। वर्ग 3 छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। इस वर्ग में शिक्षक छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करते हैं और इन विचारों को अपने व्याख्यान में प्रयुक्त करता है। छात्रों के विचारों का अपने नवीन विचारों से संबंध स्थापित करता है। साधारणतः यह कहते हैं कि अच्छा, मैं बतलाता हूँ, तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है या तुम क्या कहना चाहते हो। इस प्रकार से छात्रों के कथन को दोहराते दोहराते अपनी बात कहने लगता है। निरीक्षक को यह निर्णय लेना होता है कि कथन शिक्षक का है अथवा छात्रों के कथन को दोहरा रहा है। यदि छात्रों का ही विचार है तो वर्ग 3 में, यदि शिक्षक का विचार है वर्ग 5 में अंकित किया जाता है। साधारणतः वर्ग 3 के बाद में वर्ग 5 आता है। इसके बाद में बात करते हैं वर्ग 4 की। तो वर्ग 4 में देखिए, जब शिक्षक प्रश्न पूछता है या छात्रों के सामने कोई ऐसी समस्या प्रस्तुत करता है जिसके समाधान की आशा छात्रों से की जाती है, तब वर्ग 4 को अंकित किया जाता है। प्रश्न छोटे भी हो सकते हैं जो छात्रों के उत्तर को नियंत्रित करते हैं, या वे बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिसमें छात्रों को अधिक बोलना पड़ता है। सभी प्रश्न के वर्ग 4 के अंतर्गत ही आते हैं। सामान्यतः वर्ग 4 का प्रयोग छात्रों को शिक्षण क्रिया में भाग लेने के लिए किया जाता है। तो वर्ग 1 से 4 तक के जो शिक्षक हैं उनके अनुक्रिया का जो स्वोपक्रम है उसका उद्देश्य यह होता है कि छात्र की शिक्षण क्रिया में भाग लेने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करें। इन सभी व्यवहारों को शिक्षण के अप्रत्यक्ष व्यवहार में सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से ये चौथा जो बिंदु है, हम जो प्रश्न अभी पढ़ रहे हैं ये भी काफ़ी बड़ा है, तो ये इसी के अंतर्गत आएगा, प्रश्न पूछने के अंतर्गत। और इसके बाद में बात करते हैं, अगला बिंदु आता है वर्ग 5 व्याख्यान देना। तो व्याख्यान कक्षा शाब्दिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसको शिक्षक अपने विचारों, दृष्टिकोण, तथ्यों एवं सूचनाओं को प्रदान करने के लिए प्रयोग करता है। सामग्री का प्रस्तुतिकरण किसी महत्वपूर्ण विषय की भूमिका देने, उसकी समालोचना करने तथा छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है। पाठ्य वस्तु व्याख्यान के द्वारा अधिक समय तक प्रस्तुत की जाती है। जब भी शिक्षक किसी तथ्य का उल्लेख करता है, सूचना देता है तथा अपने विचारों को व्यक्त करता है, सभी अनुक्रियाएं वर्ग 5 में अंकित की जाती है तथा अंत्यक्रिया में इसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। इसके बाद में वर्ग 3 तथा वर्ग 5 में साधारणतः निरीक्षक को भ्रम हो जाता है, क्योंकि वर्ग 3 से वर्ग 5 में शिक्षक अक्सर पहुंच जाता है। छात्रों के विचारों को स्पष्टीकरण करते करते अपने विचारों को व्यक्त करना आरंभ कर देता है, अतः इस परिस्थिति में निरीक्षक को अधिक सावधान रहना पड़ता है। इसके बाद में वर्ग 6 है निर्देश देना। तो निरीक्षक की छात्रों को निर्देश देने की अनुक्रियाओं को वर्ग 6 में सम्मिलित किया जाता है। किसी कथन को निर्देश या आज्ञा माना जाए या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक के निर्देश की अनुक्रिया में छात्रों को कितनी स्वतंत्रता दी जाती है। शिक्षक यह कहता है कि तुम बताओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपना नाम बताओ, अपना कार्य दिखाओ आदि सभी अनुक्रियाएं वर्ग 6 में आती हैं। इस वर्ग की क्रियाएं छात्रों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है। बैठ जाओ का अर्थ बैठना ही है, खड़े हो जाओ का अर्थ खड़ा होना ही है, परंतु सही उत्तर की प्रशंसा का अर्थ उसी प्रकार के उत्तरों की संभावना में वृद्धि करना होता है। इसलिए वर्ग 2 के अप्रत्यक्ष व्यवहार में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं वर्ग 7 की। तो वर्ग 7 में देखिए, आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना। जब शिक्षक छात्र के अनुचित व्यवहार के लिए किसी आलोचना का प्रयोग करता है, जब वह
यह कथन इस प्रकार से अंकित किए जाते हैं जैसे शिक्षक का यह कहना कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें कक्षा से बाहर निकाल दूंगा, कक्षा से बाहर निकल जाओ। यह बलपूर्वक कहता है शांत हो जाओ, आपस में बातचीत मत करो। यदि शिक्षक स्वयं के अधिकार का उल्लेख करता है अथवा अपने को न्यायपूर्ण मानता है तो वे सभी कथन इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक की वे सभी अनुक्रियाएं जो छात्र व्यवहार को नियंत्रित करती है वर्ग 7 में अंकित की जाती है। इसके बाद में छात्र कथन की बात करते हैं। छात्र कथन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम छात्र कथन अनुक्रिया छात्र कथन के प्रश्न पूछने तथा निर्देशन देने पर अनुक्रिया करता है, उन्हें छात्र अनुक्रिया कहते हैं। द्वितीय छात्र कथन सोपक्रम छात्र स्वयं शिक्षक के प्रश्न पूछता है या स्पष्टीकरण देने के लिए कहता है। इन सभी व्यवहारों को छात्र कथन सोपक्रम में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में देखिए वर्ग 8 की बात करते हैं। छात्र कथन अनुक्रिया जब शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है और छात्र प्रश्न का उत्तर देते हैं अथवा शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति शाब्दिक प्रतिक्रिया करते हैं, इन सभी क्रियाओं को इन वर्ग में सम्मिलित किया गया है 8वें वर्ग में। छात्र का कोई कथन या क्रिया जो शिक्षक द्वारा दिए गए उद्दीपन के लिए करता है वह सभी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 9 की बात करते हैं। छात्र कथन सोपक्रम जब छात्र स्वयं ही प्रश्न पूछने अथवा कुछ कहने के लिए उत्सुक होते हैं तब इन व्यवहारों को वर्ग 9 में अंकित किया जाता है। छात्रों के विचारों की अभिव्यक्ति इसी वर्ग में सम्मिलित की जाती है। कभी कभी वर्ग 8 और वर्ग 9 में अंतर करना कठिन हो जाता है जब छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर उतना ही दे जितना की आवश्यक है, तब उस व्यवहार को वर्ग 8 में अंकित किया जाता है। यदि छात्र प्रश्न का आवश्यक उत्तर देने के बाद अपने विचारों को भी व्यक्त करता है तो उसे फिर वर्ग 9 में अंकित किया जाएगा। छात्र इस प्रकार के व्यवहार तभी अधिक करता है जब शिक्षक छात्रों की अनुक्रिया तथा सोपक्रम की प्रशंसा करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। इसके बाद में अंतिम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग नंबर 10। मौन या विभ्रांति कक्षा में जब भी किसी प्रकार की मौन या विभ्रांति की स्थिति हो तब वर्ग 10 को अंकित किया जाता है। अनेक बार कक्षा में ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है जब सभी छात्र एक साथ बोलने लगते हैं और निरीक्षक यह निर्णय नहीं कर पाता है कि कक्षा में कौन बोल रहा है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब कोई भी नहीं बोल रहा होता है, अर्थात किसी भी प्रकार की शाब्दिक अंतःक्रिया नहीं हो रही होती है। इन दोनों ही परिस्थितियों को वर्ग 10 में सम्मिलित किया गया है और इन वर्ग में सभी परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक कथन तथा छात्र कथन के अंतर्गत नहीं आती है। शिक्षक प्रभावशीलता की दृष्टि से वर्ग 10 की अधिकता को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा कर ली है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे टॉपिक समझ लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और थर्ड पेपर के बाकी यूनिट्स को देखने के लिए सिंपली आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट सारे यूनिट आप वहाँ पर देख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।